नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शुक्ला आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद मोटिवेशन यानी SWM में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारा ये चैनल अभी बहुत जल्दी ही लॉन्च हुआ है, 22 तारीख को हम लोगों ने लॉन्च किया। लेकिन सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहेंगे, क्योंकि आप लोगों ने इतना प्यार दिया। अभी मुश्किल से 6-7 दिन हुए हैं, लेकिन आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी इस पे हो गए और बहुत वीडियो देखी जा रही है। ये हम लोगों के सारे टीचर्स जो हैं, 6 टीचर्स की भी टीम चल रही है और लगभग सभी के एक दो वीडियो आप तक पहुंच चुके हैं। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। पिछला मेरा वीडियो आया था ऑप्टिक्स पर। मैंने बहुत अच्छा टॉपिक लिया था, ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी। ये ऑप्टिक्स जो टॉपिक है प्रकाशिकी, ये 10th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। 10th क्लास, उसके बाद 12th क्लास और उसके बाद में बीएससी में, बीएससी के 4th सेमेस्टर में लगभग इसका यूज है। बहुत ज्यादा डिटेल में है बीएससी में ये। तो ये ऑप्टिक्स हमने स्टार्ट किया था। पिछले टॉपिक में हमने बहुत ज्यादा नहीं, केवल प्रकाश का इंट्रोडक्शन हमने आपको बताया था। ऑप्टिक्स को कहते हैं प्रकाशिकी, ठीक है, या लाइट भी कहते हैं, लाइट ऑप्टिक्स या प्रकाशिकी। और पिछले वीडियो को हम थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं, थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दे रहे हैं। पिछला वीडियो हमारा बहुत अच्छा नहीं बन पाया था क्योंकि माइक की प्रॉब्लम थी, माइक खराब था, इसलिए बिना माइक के बनाया था। वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं थी। लेकिन आपसे प्रॉमिस करते हैं आगे के जो भी वीडियोस आएंगे उसमें वॉइस क्वालिटी और पिक्चर क्वालिटी और बेहतर, अच्छी से अच्छी हम आप तक पहुंचाएंगे और जो भी कमियां उसे दूर करते आएंगे। जैसे जैसे वीडियो आती जाएंगी और अच्छी क्वालिटी आपको मिलती जाएगी और बहुत अच्छा कंटेंट भी आपको मिलेगा। ऑप्टिक्स से हमने इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि ऑप्टिक्स एक ऐसा टॉपिक है, इससे काफी पूछा जाता है। 12th क्लास में तो इससे काफी पूछा जाता है, 10th में भी। 10th में तो फिजिक्स में केवल 2 यूनिट ही है। पहली यूनिट है लाइट यानी प्रकाश और दूसरी यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी। तो आधी फिजिक्स तो आपकी लाइट में ही है, इसीलिए हमने पहले आपका ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी टॉपिक स्टार्ट किया था। और पिछले टॉपिक में हमने आपको बता भी दिया था प्रकाश के बारे में, ऑप्टिक्स के बारे में। देखिए ऑप्टिक्स जो है यानी हिंदी में कहते हैं प्रकाशिकी, इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक है रे ऑप्टिक्स, दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। 2 भागों में क्यों बांटा गया है? क्योंकि प्रकाश में द्वैती प्रकृति पाई जाती है, डुअल नेचर होता प्रकाश का, द्वैती प्रकृति। अब आप लोग कहेंगे ये द्वैती प्रकृति क्या होता है? देखिए द्वैती प्रकृति क्या है प्रकाश की। प्रकाश जो है कुछ घटनाओं में कण की तरह व्यवहार करता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स की तरह व्यवहार करता है, और कुछ घटनाओं में प्रकाश तरंग की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। तो जब जिन घटनाओं में प्रकाश कण की तरह व्यवहार करता है उन घटनाओं को हम लोग पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स में, ठीक है। और जिन घटनाओं में प्रकाश तरंग की तरह व्यवहार करता है उसे, उन घटनाओं को हम लोग पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स में, तरंग प्रकाशिकी में, ठीक है। तो लेकिन 10th में आपका वेव ऑप्टिक्स नहीं है, सॉरी 10th में आप लोग पढ़ेंगे मेन रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता, ठीक है। रे ऑप्टिक्स के बारे में हम लोग 10th में पढ़ेंगे और 12th में जो है हम लोग पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स के बारे में और रे ऑप्टिक्स, दोनों डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक्स। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि ऑप्टिक्स पढ़ने से पहले हमने कहा था आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश आखिर है क्या, प्रकाश क्या है। कोई आपसे पूछ सकता है कि प्रकाश क्या है, तो आप क्या बताएंगे? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। पिछले वीडियो ने आपको सब डिटेल में बता दिया था कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ध्यान रखिएगा, जब प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ता है तो वो वस्तु प्रकाशित हो जाती है और हमें दिखाई देने लगती है, ठीक है। तो किसी भी वस्तु को जब हम देखते हैं तो वस्तु पर प्रकाश पड़ना बहुत जरूरी है। जब वस्तु पर प्रकाश पड़ेगा वस्तु प्रकाशित होगी और हमें दिखाई देने लगेगी। ऐसा नहीं जैसे है ना कि हमारी आंखों पर प्रकाश पड़ रहा तो हमें हर चीज दिखाई पड़ेगी। अब हम मान लिया किसी कमरे के बाहर खड़े हुए धूप में, हमारी आंखों पर बहुत प्रकाश पड़ रहा है, लेकिन कमरे के अंदर अंधेरा है, वहां कोई वस्तु रखी तो हमें नहीं दिखाई दे, क्योंकि वस्तु तक प्रकाश नहीं पहुंच रहा है। तो भाइयों याद रखना कि प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। और वाइवा वगैरह में आपके प्रैक्टिकल भी बहुत जल्दी चालू होने वाले हैं। इंटरमीडिएट में एग्जामिनर पूछता है कि बताइए आपके सेकेंड बुक में कौन कौन सी यूनिट्स हैं,
जैसे ही आपने नाम लिया ऑप्टिक्स, जैसे बताया कि एक यूनिट हमारी ऑप्टिक्स है, तुरंत वाइवा में सबसे पहले वो यही पूछ सकता है कि बताइए प्रकाश है क्या। अब आपको यही नहीं मालूम है, आप बड़ी बड़ी चीजों की तरफ चले गए, छोटी चीजों पे ध्यान ही नहीं दिया, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो आपको बिल्कुल डीप नॉलेज होना चाहिए। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा, जिसकी सहायता से वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। फिर प्रकाश में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, बहुत सारे लक्षण होते हैं, ये भी हमने पिछले वीडियो में बताया था। 2 मिनट में हम थोड़ा सा रिवाइज करे दे रहे हैं। देखिए, प्रकाश में सबसे पहला गुण हम आपको बता रहे, प्रकाश हमेशा सरल रेखा में चलता है, ठीक है। दूसरा, प्रकाश जो है निर्वात में भी चल सकता है, क्योंकि प्रकाश की तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। अब बात आती है विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती है, ये भी हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। विद्युत चुंबकीय तरंगों को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं? ऐसी तरंगें जिनको आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी जो निर्वात में भी आगे बढ़ सकती है। निर्वात क्या होता है? नी माने नहीं, वात माने होता है वायु, यानी ऐसा स्थान जहां वायु भी ना हो, उस स्थान को कहते हैं निर्वात, फ्री स्पेस, ठीक है। तो प्रकाश को चलने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं होती है, प्रकाश जो है निर्वात में भी आगे बढ़ता रहता है। जबकि और तरंगे होती हैं, जैसे हमारी ध्वनि तरंगे हैं, ठीक है, ये बिना माध्यम के आगे नहीं बढ़ सकती, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। तो प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है, ठीक है। 2 गुण हो गए। तीसरा गुण, प्रकाश की जो चाल होती है वो बहुत अधिक होती है, बल्कि हम यहां तक कह सकते हैं कि प्रकाश की चाल पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा तेज होती है। प्रकाश की चाल वायु या निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। 1 सेकेंड में इतने मीटर प्रकाश चल जाता है, तो समझ लीजिए कितनी ज्यादा स्पीड हो गई, ठीक है। तो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, वायु में या निर्वात में। अब बात आती है, देखिए थोड़ा बहुत हमें बेसिक थोड़ा इतिहास भी पता होना चाहिए। अब देखिए, प्रकाश की चाल जो है, अगर कोई आपसे पूछ ले बताइए प्रकाश की चाल किस वैज्ञानिक ने ज्ञात की सबसे पहले, तो ध्यान रखिएगा प्रकाश की चाल सबसे पहले वैज्ञानिक रोमर ने ज्ञात की थी। बृहस्पति ग्रह की चाल से अनुमान लगाते हुए इन्होंने वायु में या निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात की थी, वैज्ञानिक रोमर ने, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद प्रकाश अपने रास्ते में आने वाली वस्तुओं की छाया बना देता, परछाई। अगर हम टॉर्च को ऑन करें और अपना हाथ आगे लगा दें तो हमारे हाथ की परछाई दीवार पे बन जाती है, यानी प्रकाश अपने रास्ते में आने वाली वस्तुओं की छाया बना देता है। उसके बाद में प्रकाश में बहुत सारी घटनाएं पाई जाती हैं, जैसे कि प्रकाश में परावर्तन पाया जाता है, प्रकाश में अपवर्तन पाया जाता है, प्रकाश में वर्ण विक्षेपण पाया जाता है। ये सारी टॉपिक हम आगे आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। प्रकाश में व्यतिकरण पाया जाता, विवर्तन पाया जाता, ध्रुवण पाया जाता। अभी ये वीडियो स्पेशली 10th क्लास के बच्चों के हिसाब से बन रही है, ठीक है, लेकिन 12th में भी ये सारी चीजें हैं, बेसिक चीजें 12th में भी यूज होती है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए 12th वाले स्टूडेंट्स को भी, ठीक है। तो प्रकाश में बहुत सारी घटनाएं पाई जाती हैं, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, वर्ण विक्षेपण, ध्रुवण, उसके अलावा विवर्तन, बहुत सारी घटनाएं पाई जाती हैं। तो ये सारी घटनाएं आप लोग बहुत डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे, हम एक एक चीज आपको पढ़ा देंगे और आपसे प्रॉमिस करते हैं कोई भी चीज आपको बिल्कुल कठिन नहीं लगने देंगे। लाइट एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसे पढ़ने में बड़ा मजा आता है, बस आप लोग मन लगा के हमारी वीडियो देखते रहिएगा, सारी चीजें हम आपको समझा देंगे, एक भी डिफिनीशन आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो थे प्रकाश के गुण या प्रकाश के लक्षण, ठीक। उसके बाद में आता है, देखिए द्वैती प्रकृति की बात जो हमने आपको बताई थी, प्रकाश में 2 प्रकार के गुण पाए जाते हैं, प्रकाश में कण का भी गुण पाया जाता है, प्रकाश में तरंग का भी गुण पाया जाता है। कुछ घटनाओं में प्रकाश जो है वो कण की तरह व्यवहार करता है, जैसे क्राम्पटन प्रभाव है, इंटरमीडिएट पढ़ोगे, रमन प्रभाव है, इंटरमीडिएट पढ़ोगे, प्रकाश वैद्युत प्रभाव है, इन सभी में प्रकाश जो है कण की तरह व्यवहार करता है। और ध्यान रखिएगा
प्रकाश की कण प्रकृति को वैज्ञानिक न्यूटन ने बताया था सबसे पहले। ठीक, उसके बाद में प्रकाश में दूसरी प्रकृति पाई जाती है, तरंग की प्रकृति। प्रकाश जो है परावर्तन में, अपवर्तन में, व्यतिकरण में, विवर्तन में, इन सभी में प्रकाश जो है तरंग की तरह व्यवहार करता है। अब ये क्वेश्चन बनता है कि तरंग प्रकृति किसने बताई? तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश की तरंग प्रकृति वैज्ञानिक हाइगेंस ने बताई थी। वैज्ञानिक हाइगेंस ने इन्होंने बताई थी तरंग प्रकृति की प्रकाश में तरंग प्रकृति पाई जाती है, और न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश में कण की प्रकृति पाई जाती है। कुछ घटनाओं में प्रकाश कण की तरह व्यवहार करता है, कुछ घटनाओं में प्रकाश तरंग की तरह व्यवहार करता है। इनके बीच बड़ा विवाद भी चलता आया, बहुत दिनों तक विवाद चलता रहा। न्यूटन ने एक अपना सिद्धांत दिया था, थोड़ा डिटेल में आपको बता दे रहे हैं। न्यूटन ने प्रकाश की प्रकृति के संबंध में एक सिद्धांत दिया था जिसे कहते हैं न्यूटन का कणिका सिद्धांत। हालांकि इसमें बहुत सारी कमियां पाई गई। वैज्ञानिकों ने जब देखा कि इनके सिद्धांत का निरीक्षण किया, इसमें देखा बहुत से लोगों ने इसमें बहुत सारे प्रयोग किए, तो देखा कि इनके जो सिद्धांत था उसमें बहुत सारी कमियां पाई गई न्यूटन के कणिका सिद्धांत में। इसलिए न्यूटन का कणिका सिद्धांत फेल हो गया, असफल माना गया। और उसके बाद हाइगेंस का जो सिद्धांत था तरंग सिद्धांत, हाइगेंस का एक सिद्धांत था तरंग प्रकृति से संबंधित, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। इसे जब देखा गया, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने जब इसे चेक किया तो देखा गया कि इनकी बहुत सारी बातें सही निकली, थोड़ी बहुत कमियां निकली, तो इनका हाइगेंस का सिद्धांत ज्यादा सही माना गया। ठीक है, उसके अलावा फिर और वैज्ञानिक आते रहे, उन्होंने अपनी अपनी बातें बताई। क्रैम्पटन और भी बहुत सारे वैज्ञानिक आए, उन्होंने प्लैंक, उन्होंने प्रकाश के बारे में बहुत सी बातें बताई। तो कुल मिलाके कंक्लूजन ये निकला कि प्रकाश में कण की भी प्रकृति होती है और तरंग की भी प्रकृति होती है। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया। इंटरमीडिएट वाले बच्चों के लिए जब अलग से वीडियो बनाएंगे तो और डिटेल में इसे हम पढ़ा देंगे। ठीक है, फिलहाल आते हैं अपने टॉपिक पे। हमने बताया प्रकाश के लक्षण के बारे में बता दिया। उसके बाद में सबसे पहले प्रकाश का पहला लक्षण जो हमने बताया था आपको, प्रकाश में परावर्तन पाया जाता है, रिफ्लेक्शन जिसे कहते हैं, रिफ्लेक्शन। प्रकाश में परावर्तन पाया था, पहले हम उसके बारे में जानेंगे, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। बाकी ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे जनरल नॉलेज के लिए समझ लीजिए। अभी आगे आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करेंगे, फॉर्म हम भरेंगे, तो उसमें ये लाइट के छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं कि सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक कितने समय में पहुंच जाता है। तो ध्यान रखिएगा 499 सेकेंड में, 499 सेकेंड में सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंच जाता है। ठीक, और चंद्रमा से जो प्रकाश हमारी पृथ्वी तक आता है वो केवल 1.28 सेकेंड में पृथ्वी तक पहुंच जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा को प्रकाश कहां से मिलता है? सूर्य से। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पड़ता है और वहां से परावर्तित प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंचता 1.28 सेकेंड में। यह बात ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता। चंद्रमा हमारी पृथ्वी के बहुत पास है, इसीलिए बहुत कम समय में चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंच जाता है। सूर्य बहुत दूर है, तो सूर्य से आने वाले प्रकाश को बहुत समय लगता है, लगभग 499 सेकेंड का समय लगता है। ये छोटी छोटी चीजें जो हैं आगे आपके बहुत काम आएंगी, कंपटीशन का फॉर्म आप जब भरेंगे तब। उसके अलावा ध्यान रखिएगा कि प्रकाश की ये जो प्रकृति बताई थी, विद्युत चुंबकीय प्रकृति, ये किस वैज्ञानिक ने बताई थी? तो एक वैज्ञानिक थे मैक्सवेल। मैक्सवेल ने बताई थी प्रकाश में विद्युत चुंबकीय प्रकृति होती है। ठीक है, वैज्ञानिक मैक्सवेल ने बताया था इसके बारे में। ये सब वीडियो हम कंपटीशन के लिए भी और डिटेल में बनाएंगे। अभी क्योंकि शुरुआत है इसलिए अभी 10th लेवल के हिसाब से हम बता रहे हैं। तो फिलहाल पहला टॉपिक हमारा है प्रकाश का परावर्तन।
प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल सा, बहुत आसान सा टॉपिक है। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताएंगे और बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए परावर्तन का मेन मतलब क्या होता है। एक हमने बॉल ली, बॉल गेंद, और दीवार पे फेंक के मारी, वहां टकराई, टकरा के वापस आई। किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु पे या किसी दूसरे तल पे हम फेंक के मारे और टकरा के वापस आ जाए, इसी कहते हैं परावर्तन। यहां पे हम लोग पढ़ रहे प्रकाश का परावर्तन, तो क्या हो जाएगा, प्रकाश किसी पृष्ठ पे टकराए और टकरा के वापस आ जाए, बस इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। पहली बात तो अपने आप से एक कमिटमेंट कर लीजिए कि साइंस को आपको रटना नहीं है, केवल समझना है। अपनी भाषा में परिभाषाएं या जो भी नियम है अपनी भाषा में लिखना है। रटने की कोशिश करेंगे, बहुत इकट्ठा होता चला जाएगा, कब तक आप रटेंगे। लोगों के सामने प्रॉब्लम आती है कि हम भूल गए, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, विद्युत पढ़ रहे हैं तो हम प्रकाश का भूल गए, प्रकाश पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी भूल गए। तो इसीलिए आप लोग भूल जाते हैं, क्योंकि आप लोग रटने की कोशिश करते हैं। रटेंगे कभी भी, ध्यान रखिए, कभी भी आप पूरा 100% याद नहीं रख सकते हैं, जरूर भूलेंगे। हम लोग पढ़ाते हैं कोई टॉपिक, कोई भी टीचर है, हम हैं या कोई भी टीचर है, जब हम लोग पढ़ाते हैं 10th क्लास में बच्चा आया, पहले दिन हमने मान लिया उसे लाइट पढ़ाई, प्रकाश पढ़ाया, अब हमने मान लिया जुलाई में उसे पढ़ाया, तो लाइट का नंबर आता फिर 3-4 महीने बाद या अगले साल आएगा, तो हम लोगों को कैसे याद रहता है, क्योंकि हम लोग को रटते नहीं है। हम लोगों के दिमाग में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप लोग भी बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। क्या होता है परावर्तन, अपनी भाषा में उसकी परिभाषा लिख दीजिए। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन हमने बताया आपको, जैसे ये कोई पृष्ठ है, जैसे ये कोई पृष्ठ है, मान लिया चेहरा देखने वाला शीशा समझ लीजिए, चेहरा देखने वाला जो समतल दर्पण होता है शीशा, वो समझ लीजिए, उसमें पीछे पॉलिश होती है। ये मान लिया सबसे अच्छा पृष्ठ ये मानते हैं, ये हमने एक पृष्ठ ले लिया। अब इस पे ध्यान दीजिएगा, इस पे ये प्रकाश की किरण आई, ऐसे टकराई आके, ऐसे टकराई यहाँ पे इस बिंदु पे, टकरा के इसे पार नहीं कर पाई, टकरा के वापस लौट गई इस दिशा में, बस इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए जरा, जो प्रकाश किरण आके टकरा रही थी उसे कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण। और जिस बिंदु पे आके टकराई उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, आपतन बिंदु। और टकराने के बाद जो किरण वापस लौट गई उसे कहते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, जो किरण आके टकराई उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण, टकरा के जो वापस गई उसे परावर्तित किरण, और जिस बिंदु पे टकराई उसे कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, अब इस बिंदु के ऊपर ध्यान दीजिएगा, इस बिंदु पर एक हमने लंब डाल दिया, लंब खींच दिया, परपेंडिकुलर, ये लंब खींच दिया, इसे हम लोग कहेंगे अभिलंब। इसे क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, ये जो आपतित किरण है और ये जो अभिलंब है, इनके बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण, डिनोट करते स्मॉल आई से। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसे कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण, और डिनोट करते स्मॉल आर से। अब भाइयों 10th क्लास में इसका क्वेश्चन कैसे आता, बिल्कुल सिंपल, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियम भी लिखिए। हो सकता है इसके साथ में छोटा सा न्यूमेरिकल को जोड़ दें, कठिन नहीं होता है, 10th में कठिन है ही नहीं कुछ, बिल्कुल सिंपल से डायरेक्ट फार्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल है। ठीक है, वैसे भी 10th के बच्चे नन्हे मुन्ने होते हैं, हम लोगों के समय में 10th क्लास का सिलेबस अच्छा खासा होता था। 10th क्लास में बायोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट हुआ करता था,
जैसे आप लोगों के में साइंस में ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिला के एक पेपर बनता है साइंस का, हम लोगों का अलग होता था। हम लोगों का बायोलॉजी एक सब्जेक्ट ही अलग होता था 100 नंबर का, जिसमें 80 नंबर थ्योरी के होते थे, 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता था। तो हम लोगों के समय में जो जिन लोगों ने साइंस पढ़ी थी और उसके बाद 10th के बाद उन्होंने मैथ साइड ले ली, बायोलॉजी छोड़ दी, तो उन्हें भी बायोलॉजी अच्छी खासी आती थी, डिटेक्शन वगैरह सब था उसमें काफी चीजें हम लोगों को पढ़ने को मिलती थी। अब तो कुछ बचा ही नहीं है यार, अब तो कुछ भी नहीं बचा। हाई स्कूल वालों को कतई लल्ला बनाते चले जा रहे हैं। सिलेबस कह देते हैं कि बच्चे के ऊपर बस्ते का बोझ हो रहा है, पढ़ाई का बड़ा बोझ है, बहुत बच्चा बेचारा मानसिक तनाव से गुजर रहा है, बहुत सिलेबस है। ये कह के सिलेबस इतना कम कर दिया, इतना छोटा कर दिया यह सिलेबस है कि बच्चे के लिए पढ़ने ज्यादा कोई बचता ही नहीं है। 2-3-4 महीने में कोर्स खत्म, इतना इजी सब कर दिया गया है, उसके बाद भी बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो पहले जब पढ़ाई होती थी तो अच्छी खासी बच्चे को नॉलेज मिलती थी। 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में हमें आज भी याद है, हमने खूब पढ़ाई है। अभी मेरे ख्याल से 5-6 साल 7 साल हुए होंगे जब से बदला गया। पहले ट्रिग्नोमेट्री में 18 एक्सरसाइज 10th क्लास में हुआ करती थी, पूरी 18 एक्सरसाइज। अब तो है ही नहीं कुछ, अब तो ट्रिग्नोमेट्री शुरू करो 3 दिन में खत्म। वो भी कोरोना का जब से 30% सिलेबस में वो भी गायब कर दिया गया, जो अच्छी चीजें थी वो भी और गायब कर दी गई। तो ये आप लोगों के लिए कोई अच्छी बात नहीं। बच्चे बड़ा खुश होते हैं कि कोर्स कम कर दिया गया, इससे कभी ना खुश हुआ कीजिए। कभी भी आप कोई फॉर्म भरेंगे किसी कंपटीशन का, मान लिया आपने IIT का भरा या नीट का भरा, वहां ये नहीं लिख के आएगा कि कोरोना वालों के लिए ये क्वेश्चन नहीं है, वहां पूरा सिलेबस आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और अगर अभी आप नहीं पढ़ रहे हैं, 30% में छोड़ दिया गया है, तो आगे दिक्कत होगी। हम तो अपने स्टूडेंट को लगभग सब पढ़ा देते हैं, जो हटा दिया गया 30% वो भी पढ़ा देते हैं, क्योंकि खूब टाइम हम बचा लेते हैं। हम लोगों की स्पीड भी खूब अच्छी है और लाइव तो कम से कम 5 से 6 बार हम उन्हें पढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादा सिलेबस बचा ही नहीं है। तो ज्यादा ये मत सोचिए कि हमारे लिए बहुत फायदा है, फायदा नहीं, नुकसान ही नुकसान है। बच्चों के लिए कह दिया गया मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, थोड़ा इनका बोझ कम किया जाए। बच्चों का बोझ कम हो गया पढ़ाई का, थोड़ा मोबाइल का बोझ बढ़ गया। वो अब दिन भर में 4 घंटे 5 घंटे मोबाइल खेलते हैं, गेम खेलते रहते हैं, तो उधर का टाइम जो उनका पढ़ाई का बचा वो गेम में उनका जाने लगा। अब और ज्यादा बच्चों को दिक्कत हो रही है, आंखें कमजोर हो रही हैं, और उसके अलावा शरीर भी कमजोर हो रहा है। बैठे बैठे घंटे घंटे भर लोग मोबाइल चलाते रहते हैं। फिलहाल आप लोग ना चलाइए, हम ये नहीं कहते कि ना चलाइए, वरना पिछड़ जाएंगे, लेकिन एक टाइमिंग बना लीजिए कि रात में हम अपना कोचिंग से गए या खेल कूद के गए या खाना पीना खाया कि हमें आधे घंटे केवल चलाना है। वो भी सामाजिक चीजें देखिए क्या समाज में चल रहा है, और जो भी एजुकेशन से रिलेटेड चीजें हैं वो आप मोबाइल में देखिए, सर्च कीजिए। बेकार की चीजें नहीं कि गाने देख रहे हैं या रील से देख रहे हैं, वो लोग अपने पैसे बनाते हैं और आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, ठीक है। तो एक टाइमिंग बनाइए और कभी भी मोबाइल पास में रख के पढ़ाई ना करिए। अगर आपके पास मोबाइल रखा हुआ है तो आपका पढ़ाई से ज्यादा मन आपका मोबाइल में रहेगा। देखें यार किसने डीपी लगाई, देखें अपनी चेंज करने की डीपी, किसी ने स्टेटस देखें क्या लगाया, देखें किसने कौन सी स्टोरी लगाई, किसका मैसेज तो नहीं आ रहा। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य को अपने से ज्यादा चिंता अपने दोस्तों की, अपने पड़ोसियों की, दुनियादारी की रहती है। तो आपका मन उधर ही भटकता रहे जब तक मोबाइल आपके पास रखा होगा। जितनी देर आप मोबाइल यूज कीजिए, खेलिए, एंजॉय करिए, उसके बाद में हटा के रख दीजिए, फिर पढ़ाई में अपने जुट जाइए, ठीक है। ध्यान रखिएगा हमारी बात। फिलहाल प्रकाश का परावर्तन क्या होता है देखिए, अब कैसे बना के लिखेंगे। जब कोई, ये देखिए चित्र, ध्यान दे, डायग्राम पे ध्यान देंगे। जब कोई प्रकाश किरण किसी पृष्ठ, ये हमने पृष्ठ लिया या तल लिया, जब कोई प्रकाश किरण किसी पृष्ठ पर टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वह आ रही थी, तब इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो इस माध्यम से आ रही थी, इसी माध्यम में गई, इसके पीछे नहीं आई, ठीक है। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी पृष्ठ पर टकराकर, जब कोई प्रकाश किरण किसी पृष्ठ पे टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, वापस उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वह आ रही थी, तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते
है, इंग्लिश के भी वर्ड यूज कर लिया कीजिए। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब भाई क्वेश्चन ये आता है कि परावर्तन के नियम लिखिए, तो परावर्तन के दो नियम हैं, केवल कतई आसान कतई हलवा समझिए, समझ लीजिए। ये तो टॉपिक और छोटे क्लासों में होना चाहिए, 6th क्लास में, 7th क्लास में। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, जरा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम केवल दो, कतई हलवा। ठीक है, हलवा क्यों कहते हैं? हलवा वाला क्यों कहते हैं? ये नहीं कहते जलेबी या कुछ। हलवा सबसे ज्यादा सॉफ्ट होता है, जिसके दांत नहीं होते वो भी खा सकता है, इसीलिए हलवा कहते हैं, सबसे इजी। तो देखिए पहला नियम क्या है, देखिए जरा डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा। ये नियम ज्यादातर लोग रट लेते हैं, इसका मतलब नहीं समझते हैं, ना टीचर समझाने की कोशिश करता है। पहला नियम ये इधर देखिए डायग्राम में, आपतित किरण, ये वाली परावर्तित किरण, और इस बिंदु पे जो आपतन बिंदु पे अभिलंब खींचा, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तो पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। बच्चों तल क्या होता है? जैसे ये बोर्ड है, ये जो बोर्ड है ये एक तल है, प्लेन है, समतल है। ठीक है, तीनों एक ही तल में होते हैं। इस लाइन पे जरा ध्यान दीजिए, जैसे कि एक प्रकाश किरण आ रही भाइयों, एक प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, इस पृष्ठ पे टकरा रही है, हमने इस किरण को टच करते हुए, स्पर्श करते हुए एक समतल रख दिया। अब ये किरण यहां टकराई और टकरा के ऐसे परावर्तित होकर निकली, तो जो हमने समतल रखा था, जो आपतित किरण उसे टच करते हुए आ रही है, तो परावर्तित वाली भी उस समतल को जरूर 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 टच करते हुए जाएगी। ऐसा नहीं वो समतल से दूर हट जाए। ठीक है, और अभिलंब तो हम समतल पे खींचेंगे। देखिए जैसे ये किरण हमने खींची, बोर्ड के तल पे खींची, तो इस पृष्ठ पे टकराई, टकरा के नहीं बोर्ड के बाहर निकल जाए, ऐसा कभी नहीं होगा, बोर्ड को स्पर्श करते हुए ही जाएगी। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण दोनों किसके तल पे? बोर्ड के तल पे। और अभिलंब भी हमने किस पे खींचा? बोर्ड के तल पे। तो पहला नियम केवल यही है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, रटने की जरूरत नहीं है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कक्षा 2 वाले बच्चे भी रटवा दो, वो भी रट लेगा। ठीक है, फिर दूसरा नियम भैया क्या है इसका? दूसरा नियम तो और ज्यादा इजी है। अभी हमने आपको बताया था आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण, और प्रदर्शित करते स्मॉल आई से। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आर, और इसे डिनोट करते हैं, इसे कहते हैं परावर्तन कोण, डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। तो दूसरा नियम तो और आसान है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। कहने का मतलब समझिए, अगर ये वाली किरण आके टकरा रही, यहां पे मान लो 30 डिग्री के एंगल पर, 30 डिग्री के कोण पर, तो ये जो परावर्तित किरण जाएगी, ये भी अभिलंब से कितना कोण बनाते हो जाएगी? 30 डिग्री के कोण पे। ठीक है, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर ये कोण 45 है, तो ये भी कोण कितना होगा? 45 डिग्री। जितने कोण पे टकराएगी उतने ही कोण पे परावर्तित होगी। ठीक है, तो ये हो गए परावर्तन के नियम। तो आज बच्चों हमने क्या क्या सीखा? सबसे पहले प्रकाश क्या है, ठीक है, प्रकाश के क्या क्या लक्षण है या गुण है, फिर प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और परावर्तन के दोनों नियम सीखे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा था, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियम भी लिखिए। देखिए इन्होंने ये नहीं कहा कि चित्र बनाइए, लेकिन अगर आप डायग्राम बना देंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल इजी डायग्राम है। आप बना देंगे, एग्जामिनर देखेगा कि हाँ बच्चे को नॉलेज है कि आई क्या होता है, आर क्या होता है, उसने बहुत अच्छा सा डायग्राम बनाया बच्चे ने। तो एग्जामिनर डायग्राम देख के ही आगे ज्यादा थ्योरी पर नहीं ध्यान देगा और आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे।
देखिए, अगर आपको टॉपर बनना है या कुछ अलग करना है तो ध्यान रखिए, और बच्चों से आपको बेहतर बनना होगा। और बच्चे कहेंगे हमसे पूछा नहीं डायग्राम, तो क्यों बनाए, लेकिन आप बना दीजिए, इसमें कोई टाइम तो लगेगा नहीं कि बहुत टाइम लगे, बड़ा कठिन डायग्राम है। आराम से इसे बना दीजिएगा तो आपको औरों से बेहतर नंबर मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहिएगा। अगले टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण आप लोगों ने देखा होगा, कार में साइडों में दो दर्पण लगे होते हैं, जिससे कार चलाने वाला ड्राइवर या ट्रकों का ड्राइवर वगैरह पीछे से आने वाली गाड़ियों देखते हैं। ठीक है, उसके अलावा टॉर्च में देखा होगा, एक छोटी कटोरी लगी होती चमकीली सी। ठीक है, उससे टॉर्च बांध कर उसकी रोशनी सीधी जाती है। कार की हेडलाइट में कटोरा सा लगा होता, अंदर की ओर दबा हुआ। तो दर्पणों के बारे में हम आपको बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। अगला हमारा वीडियो आएगा दर्पणों से संबंधित। और एक दर्पण तो आप लोग रोज घर में देखते ही होंगे, सुबह उठते होंगे, हो सकता है बहुत से लोग, लड़कियां स्पेशली जरूर देखती होंगी, जिसे कहते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण देखा हुआ, बाल लाल काटते इसके सामने खड़े होकर श्रृंगार करते रहते हैं, लड़के हीरो बड़े बड़े बाल बनाते हैं, वो होता प्लेन होता है बिल्कुल समतल दर्पण। लेकिन समतल दर्पण आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको उससे संबंधित बहुत अच्छी चीज बातें, अच्छे अच्छे फैक्ट्स जो हैं वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, लेकिन आपके में कौन सा है, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, उसे हम डिटेल में बताएंगे, एक एक डायग्राम बना के कैसे पहचानते हैं उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, रटने की कोई जरूरत नहीं है। तो रोज वीडियो देखते रहिए, हमारे सारे टीचर्स बिल्कुल जी जान से लगे हुए हैं आप लोगों तक अच्छे से अच्छे कंटेंट पहुंचाने के लिए। और आप लोग बस हम लोगों का सपोर्ट करते रहे, ऐसे प्यार देते रहे जैसे अभी तक प्यार दिया। और आपसे प्रॉमिस है कि सारे वीडियो आप तक पहुंचेंगे, पूरी लाइट, पूरी इलेक्ट्रिसिटी, केमिस्ट्री में आपको IUPAC, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब, और इंटरमीडिएट का भी बहुत जल्दी वीडियो हम लोग आने वाले हैं। मैथ के आमिर सर के आ ही रहे हैं, हमारे भी और वीडियो आने वाले इंटरमीडिएट में। आपका इंपॉर्टेंट पेपर मैथ्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का पूरे सेट हम लोग यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। और कैसे उन्हें सॉल्व करने क्या तरीका होता है, क्या हम ट्रिक लगाएं कि टाइम भी बचे और बहुत अच्छी तरीके से पेपर हमारा सॉल्व हो जाए। टाइम मैनेजमेंट कैसे क्या आता है, ये सारी चीजें आपको आगे के वीडियोस में मिलती रहेंगी। रोज आपके पास 2-3 वीडियो पहुंचती रहेंगी, उसे देखिए, पूरा देखिए। और अपने जानने वालों को जो कहीं कोचिंग नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, या जो लेट हो गए, जिनके बहुत से टॉपिक छूटे हुए हैं, उन्हें जरूर बताइए, जिससे उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। तो आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।